हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का हमारे स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रैक्टिस सेशन में। ये जो चेन है, ये जो सीरीज है, ये लगातार हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम लगातार स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग से जुड़े हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वही उसी श्रृंखला में हमारी आज की कड़ी भी है। विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस सेशन स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर कॉमन स्पेस फैसिलिटी? इनमें से कौन सा जो फैक्टर है या जो चीज है वो कॉमन स्पेस फैसिलिटी में नहीं फॉल करता, उसके अंदर नहीं आता? ए है कॉन्फ्रेंस रूम, बी है पार्किंग स्पेस, सी है कैंटीन या डी है प्रैक्टिकल लैब। इनमें से कौन सा इनमें से कौन सा इनमें से कौन सा फैक्टर या कौन सी चीज कॉमन स्पेस फैसिलिटी के अंतर्गत नहीं आता? ए कॉन्फ्रेंस रूम, बी पार्किंग स्पेस, सी कैंटीन या डी प्रैक्टिकल लैब्स। ओके, सॉरी, लैब डी 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 ए कॉन्फ्रेंस रूम, सॉरी लैब। ओके, so the correct answer is D for Delhi and D for practical labs. प्रैक्टिकल लैब जो है वो कॉमन स्पेस फैसिलिटी नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटी। प्रैक्टिकल लैब्स, प्रैक्टिकल लैब जो है वो एजुकेशनल फैसिलिटी में उसको आप मान सकते हो, कॉमन स्पेस फैसिलिटी नहीं है। देखो, पार्किंग स्पेस हो गया, कैंटीन हो गया, ये तो कॉमन स्पेस, इसको सब यूज करते हैं, है ना। और ये कॉमन स्पेस फैसिलिटी, कॉन्फ्रेंस रूम भी कॉमन स्पेस फैसिलिटी है। प्रैक्टिकल लैब जो है वो कॉमन स्पेस फैसिलिटी नहीं है, वो आपकी एकेडमिक फैसिलिटी के इंटीग्रल पार्ट में आती है। ठीक है, जैसे आप पार्किंग है तो पार्किंग केवल स्टूडेंट्स यूज करेंगे या सारे फैकल्टी स्टाफ सभी यूज करेगा? सब यूज करेंगे। कैंटीन भी सब यूज करेंगे। कॉन्फ्रेंसेस जो होती है वो भी स्टाफ की मीटिंग्स के लिए वगैरह के लिए भी होती है। लेकिन प्रैक्टिकल लैब जो है वो सिर्फ, वो बिल्कुल वैसी है जैसे क्लासरूम्स होते हैं। आप क्लासरूम में थ्योरी पढ़ते हो और प्रैक्टिकल लैब्स में उसका प्रैक्टिकल करते हो, तो वो कॉमन स्पेस नहीं है। कॉमन स्पेस में क्या है, जैसे वाटर कूलर लगा है, कॉमन स्पेस फैसिलिटी है। जैसे गार्डन है, पार्क है, वहां जाके बैठ जाओ, कॉमन स्पेस फैसिलिटी है। उसके बाद आपके यहाँ लाइब्रेरी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे ये है पार्किंग लॉट है, पार्किंग स्पेस है, ये भी क्या है, कॉमन स्पेस फैसिलिटी है। कॉरिडोर्स वगैरह है, कॉमन स्पेस फैसिलिटी है। उसके बाद मेडिकल रूम है, अगर किसी को अनवेल फील हो तो वो वहां जाए, वो कॉमन स्पेस फैसिलिटी है। फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, कॉमन स्पेस फैसिलिटी है। आजकल मतलब फायर एक्सटिंग्विशर्स को भी एक उसमें माना गया है कि हर जगह होने चाहिए। तो ये सब क्या है, कॉमन स्पेस फैसिलिटीज है। लेकिन प्रैक्टिकल लैब्स का, आपके क्लासरूम्स हो गए, बुक्स हो गए, ये सब क्या है, ये कोर एकेडमिक जो फैसिलिटीज है वो होती है। तो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज प्रैक्टिकल लैब्स। प्रैक्टिकल लैब्स डू नॉट कम अंडर कॉमन स्पेस फैसिलिटी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following committees was constituted to review, rationalize and optimize the functioning of sector skill councils? सेक्टर स्किल काउंसिल्स को रिव्यू, रैशनलाइज और ऑप्टिमाइज करने के लिए कौन सी कमेटी अभी बनी? इसको ज्यादा समय नहीं हुआ है। कौन सी कमेटी बनी थी जिसका काम सेक्टर स्किल काउंसिल्स को रिव्यू करना, रैशनलाइज करना और ऑप्टिमाइज करना था? ए शारदा प्रसाद कमेटी, बी मिहिर शाह कमेटी, सी सुनील मेहता कमेटी या डी किरीट सोमैया कमेटी।
कौन सी कमेटी सेक्टर स्किल काउंसिल्स के मामले में बनी थी? ये मैंने आपको एमसीक्यूज में ही करवाया है एक बार। Which of the following committees was constituted to review, rationalize and optimize the functioning of sector skill councils? जब क्लासेस के साथ होते थे तब शायद मैंने क्लासेस के साथ वाले में एक बार आपको ये बताया है। शारदा प्रसाद कमेटी, मिहिर शाह कमेटी, सुनील मेहता कमेटी या किरीट सोमैया कमेटी? कौन सी कमेटी जो है वो सेक्टर स्किल काउंसिल्स जो है उसके रिव्यू, रेशनलाइज और ऑप्टिमाइज करने के लिए बनी है? तो ये ए है करेक्ट आंसर इसका, शारदा प्रसाद कमेटी। शारदा प्रसाद कमेटी, ये मैंने आपको इसके बारे में क्लास में भी बताया है, और एक बार जब क्लासेस के साथ अपने एमसीक्यूज के सेशन होते थे उसमें भी ये बात मैंने आपको बताई हुई है। शारदा प्रसाद कमेटी, शारदा प्रसाद कमेटी जो है वो बनी हुई है काय के लिए? बनी हुई थी मतलब इसकी रिपोर्ट तो आ गई, वो इसलिए बनी थी कि वो सेक्टर स्किल काउंसिल्स के लिए, सेक्टर स्किल काउंसिल्स जो है वो उसकी फंक्शनिंग को रैशनलाइज, रिव्यू और ऑप्टिमाइज करने के लिए ये बनी थी। इसने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है और उसमें कई सारी बातें इसने बताई है कि सेक्टर स्किल काउंसिल्स को किस तरीके से उनको काम करना चाहिए, क्या क्या उसमें और चेंजेस लाने की, अमेंडमेंट लाने की जरूरत है। बहुत अच्छी रिपोर्ट शारदा प्रसाद कमेटी ने दी है जिससे पता चलता है कि ये क्या क्या उसमें चेंज करने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, Which of the following is not a regional board of apprenticeship training? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए रीजनल बोर्ड इनमें से कौन से शहर में नहीं है? ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी कानपुर या डी चेन्नई? इनमें से कहां पर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का रीजनल बोर्ड नहीं बना हुआ? रीजनल बोर्ड बना है, सीबीएसई का अजमेर में है अपने यहाँ, ऐसे रीजनल बोर्ड टाइप के अलग अलग रीजन में बोर्ड बनाए हुए हैं। जैसे आपको पता है सीबीएसई का अपने एमपी का अजमेर में लगता है, ऐसे कहां पर नहीं है अप्रेंटिसशिप बोर्ड? यस, सो द करेक्ट आंसर इज, आप लोग करेक्ट हो, बी, दिल्ली में नहीं है। बहुत लोग इसको कंफ्यूजन में दिल्ली मार दे ये सोच के कि कोलकाता में है, चेन्नई में है, मुंबई में, ये इसमें क्या बोलते हैं, कोलकाता में, चेन्नई में। अगर मैं तो अच्छा है कि मैंने ऑप्शन में मुंबई नहीं दिया, नहीं तो आप कंफ्यूज ही हो जाते हैं। तो दिल्ली में नहीं, इसका जो नॉर्थ इंडिया का जो रीजनल ऑफिस या रीजनल बोर्ड है वो कानपुर में है। नॉर्थ इंडिया का, नॉर्थ रीजन का कानपुर में है। नॉर्थ रीजन का कहां है? कानपुर में है। साउथ का चेन्नई में है और ईस्ट का कोलकाता में है, दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, रीजनल बोर्ड नहीं है, हेडक्वार्टर है। अगला, व्हाट इज द एज क्राइटेरिया फॉर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना? दीनदयाल उपाध्याय के ग्रामीण कौशल योजना में इनरोलमेंट के लिए एज का क्राइटेरिया क्या है? 15 से 30 साल, 15 से 35 साल, 18 से 30 साल या 14 से 35 साल? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में अगर किसी को इनरोलमेंट चाहिए तो उसके लिए क्या एज का क्राइटेरिया है? मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम 15 टू मैक्सिमम 30, मिनिमम 15 टू मैक्सिमम 35, मिनिमम 18 टू मैक्सिमम 30 और मिनिमम 14 टू मैक्सिमम 35। व्हाट इज द एज क्राइटेरिया फॉर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना? तो ये तो आसान क्वेश्चन है। यस, बी फॉर बॉम्बे, दैट इज मिनिमम 15 टू मैक्सिमम 35 ईयर है। और इसमें रूरल यूथ को ये डेडिकेटेड योजना है, जैसे इसका नाम ही है ग्रामीण कौशल योजना। ग्रामीण का मतलब होता है रूरल, ग्रामीण कौशल योजना, और ग्रामीण का मतलब ही क्या होता है? रूरल।
विलेजेस का जो एरिया है, रूरल एरिया में ये चलती है। और स्किल डेवलपमेंट के लिए, कौशल का मतलब क्या है? स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास बोलते हैं ना, स्किल डेवलपमेंट को हिंदी में कौशल विकास कहा जाता है। तो रूरल यूथ के लिए ये योजना है, और ये दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे है, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय ने एक आइडिया प्रपोज किया है जिसको अंत्योदय कहा जाता है। अगर आप लोगों ने सुना हो दीनदयाल उपाध्याय का, उनका एक आइडिया, एक कंसेप्ट, एक आइडियोलॉजी है अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब होता है कि जो लाइन में सबसे आखिर का व्यक्ति है, जो डेवलपमेंट की प्रोसेस में सबसे पीछे रह गया है, उसको डेवलपमेंट की प्रोसेस का लाभ पहुंचाकर मेन स्ट्रीम में लाना, अंतिम व्यक्ति का उदय। तो इसी वजह से इस योजना का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे रखा गया है, क्योंकि अंत्योदय का सिद्धांत उन्होंने दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following statements is or are correct about प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY? दो आपको स्टेटमेंट्स आर गिवन, उसमें से आपको बताना है कि कौन से सही है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लेकर के। इट हैज टोटल आउटले ऑफ अबाउट 1500 crore, that is Indian rupees. It focuses on the class 10 and 12 dropouts and lower income groups. Your options are only one, only two, both or none. Only one, only two, both or none. बताइए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है? इसका टोटल जो एक्सपेंडिचर का आउटले है वो 1500 करोड़ है, और ये 10वीं और 12वीं के स्कूल ड्रॉप आउट और लोअर इनकम ग्रुप्स पे फोकस करता है। तो कौन सा इसमें से सही है? दोनों ही सही है, या कोई एक सही है, या दोनों ही गलत है? ये बेसिकली आपको बताना है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज सी, दोनों सही है। दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यस, सी इज द करेक्ट आंसर, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। देखो, इसमें लोअर इनकम ग्रुप पे कैसे फोकस, आप बोलोगे लोअर इनकम ग्रुप, आपको डायरेक्टली ये बात नहीं पता, पर मैंने आपको कितनी बार बताया कि इसमें जो फीस है वो आपको नहीं देना, फीस सरकार देगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में जो फीस रहती है वो गवर्नमेंट देती है, आपको सिर्फ एनरोलमेंट देना है, कैंडिडेट से फीस नहीं लेते हैं, गवर्नमेंट फीस देती है। और इसमें मजे की बात यह है कि ये जो योजना है, इसमें आपका जब तक प्लेसमेंट नहीं होता तब तक फीस को अटका के रखा जाता है ना। इसलिए ये प्लेसमेंट और जॉब से रिलेटेड चीज है कि जब तक प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक फीस को पूरा नहीं दिया जाता गवर्नमेंट के द्वारा। इसीलिए जो ट्रेनिंग अथॉरिटीज या ट्रेनिंग बॉडीज है, उनको आपको प्लेसमेंट या जॉब दिलवाना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि उनके लास्ट इंस्टॉलमेंट रोक लिया जाता है। तो इसका फीस जो है वो गवर्नमेंट देती है, इसीलिए ये लोअर इनकम ग्रुप को फोकस करती है। भाई पैसे की जरूरत किसको है, या फीस देने की किसको जरूरत है? जिसके पास पैसा नहीं है। तो लोअर इनकम ग्रुप को फोकस कर रही है, तभी तो फीस सरकार दे रही है ना, ऐसा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी एज पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 गाइडलाइंस? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो सेकंड फेज था, जिसको 2.0 फेज या सेकंड फेज बोलते हैं, उसके हिसाब से ये मैंडेटरी गाइडलाइंस कौन कौन सी है, क्या क्या आपको देना पड़ेगा, मतलब क्या क्या आपको देना पड़ेगा गाइडलाइंस के हिसाब से, मैंडेटरी चीज क्या है? बायोमेट्रिक अटेंडेंस, आधार नंबर, और 30% विमेन कैंडिडेट टू बी ट्रेन्ड, A12, B1, C13 and D all of the above. D. Oh, you just need to reconsider your option or answer. A, that is 1, 2. कुछ लोग डी बता रहे हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं। जो लोग डी बता रहे हैं आंखें मीच के लगा रहे हैं, या तुक्का मार रहे हैं, या क्या कर रहे हैं? इसमें 33% विमेन रिजर्वेशन कहाँ है? किसने आपको बोला प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का? उसमें तो रिजर्वेशन की बात ही नहीं है, कहीं से कहीं तक विमेन रिजर्वेशन नहीं है।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में अगर कोई को इनरोलमेंट लेना है ना 2.0 मतलब सेकंड फेज, अब तक खत्म हो गया और उसमें क्या गाइडलाइंस थी उसको कैरी भी कर रहे हैं आगे। 2.0 जो था सेकंड फेज था, उसकी गाइडलाइंस के मुताबिक क्या चीजें मैंडेटरी की गई थी। बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगी, आधार नंबर देना पड़ेगा और 30% विमेन को ट्रेन करना ही पड़ेगा। ठीक है, पहला कह रहा है, ए ऑप्शन कह रहा है पहला और दूसरा सही है। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, सिर्फ पहला सही है। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, पहला और तीसरा सही है। और डी बोल रहा है कि तीनों ही सही है। तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है ए, फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों सही है, थर्ड तो गलत है। हाँ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस का उसमें मैंडेटरी है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस आपकी लगेगी, क्योंकि हमारे यहाँ जनरली इस तरह के कोर्सेस में घपले घोटाले ज्यादा होते हैं, स्टूडेंट आते करते हैं नहीं और जो है अटेंडेंस फर्जी में लग जाती है। तो इसलिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस का इसमें प्रोविजन किया गया था। साथ ही साथ आधार नंबर, आधार नंबर मैंडेटरी है, जिसके पास आधार कार्ड है वो जाएगा। हर चीज में अब तो आधार जरूरी हो गया है। लेकिन 33% वीमेन कैंडिडेट, ऐसा इसमें कोई रोल नहीं है, ऐसा इसमें कोई रोल नहीं है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में कहां लिखा है कि वीमेन को 33% रिजर्वेशन मिलेगा, ऐसा कोई भी प्रोविजन उसमें नहीं है। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 1 and 2। अगला, व्हाट इज द एज ग्रुप फॉर एलिजिबल पर्सन अंडर मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन एंड कौशल्या योजना। कौशल संवर्धन और कौशल्या योजना दोनों में एक ही एज ग्रुप है, आपको बताना है कि कौन सा सही है इसमें से। कौशल संवर्धन और कौशल्या योजना में अगर आपको एडमिशन लेना है तो एज ग्रुप क्या है उसमें, 16 से 25, 18 से 25, 18 से 35 या 15 से 30। कौशल संवर्धन और कौशल्य योजना का आपको बताना है। मिनिमम एंड मैक्सिमम आपको इसमें बताना है कि एज का क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है। जल्दी से बताइए, ये तो आसान क्वेश्चन है। अरे आंसर तो करो, भले ही गलत करो। डी 15 से 30, सी 18 से 35। मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना और मुख्यमंत्री कौशल्या योजना, इसमें क्या एज का क्राइटेरिया है। बी डी सी सभी बता दिया, सी सही है, बी डी सी। कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं। मुख्यमंत्री, इन दोनों में एज का जो सिस्टम है वो एक ही है, इसलिए आपको एक ही को चुनना है, दोनों में अलग अलग नहीं है। अठारह से 35, सी 18 से 35, सी 18 से 35। सी दैट इज 18 से 35। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज सी, 18 to 35। आगे बढ़ते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना रिलेट्स टू, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना रिलेट्स टू स्किल डेवलपमेंट ऑफ,
exclusively SC/ST members from rural areas, rural women only, rural students only और rural youth, ये बताना है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना किसको डेडिकेटेड है? ST/SC मेंबर्स जो रूरल एरियाज के हैं, रूरल एरियाज की विमेन है, रूरल स्टूडेंट्स है या रूरल यूथ है जनरली? ओके, सो ये हो जाएगा डी, दैट इज रूरल यूथ। रूरल यूथ, देखिए ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनमें से कुछ जो है उसमें हो गए होंगे जब अपन क्लास ग्रुप के साथ इसको करते थे, बाकी तो नए क्वेश्चन थे। इनमें से ये एक आध हो सकता है कि हो गया हो उसमें पुराना, बाकी तो सब नए क्वेश्चन है ना। रूरल यूथ, तो आंसर क्या आएगा आपका? रूरल यूथ। अगला ये देखो, हु इज द हाईएस्ट, दी लिखा है ना, ही नहीं, हु इज दी, who is the highest authority, who is the highest authority post at zonal level with respect to organizational structure of ITIs? आपको ये बताना है कि अगर हम ITIs के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम ITIs के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें जोनल लेवल पे हाईएस्ट पोस्ट कौन सी है? ए है एडिशनल डायरेक्टर, बी है जॉइंट डायरेक्टर, सी है डिप्टी डायरेक्टर और डी है प्रिंसिपल ऑफ द जोन हेडक्वार्टर ITI। मतलब जोन का जो हेडक्वार्टर है, जैसे इंदौर संभाग है तो इंदौर संभाग का हेडक्वार्टर इंदौर शहर है, तो इंदौर शहर में जो ITI है उस कॉलेज का प्रिंसिपल, ये आपको बताना, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ ITI के मामले में आपको ये बताना है कि जोनल लेवल पे सबसे बड़ी अथॉरिटी वाली पोस्ट कौन सी है? एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर या प्रिंसिपल ऑफ द जोन हेडक्वार्टर ITI। मतलब जोन हेडक्वार्टर कैसे? हर जोन का एक हेडक्वार्टर, जैसे इंदौर संभाग का इंदौर है, उज्जैन संभाग का उज्जैन है, जबलपुर संभाग का जबलपुर है, तो वहां पे जो ITI कॉलेज होगा उसका प्रिंसिपल ये कहा जाता है। So the correct answer is B, that is joint director. Joint director. Yes, the correct answer is joint director. Zone level पे कौन रहता है? joint director. State level पे director. उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रिंसिपल रहता है, जो कॉलेज का प्रिंसिपल है वो। तो स्टेट लेवल पे डायरेक्टर रहेगा, जोनल लेवल पे जॉइंट डायरेक्टर रहता है और जिला के लेवल पे यानी डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे ITI कॉलेज का प्रिंसिपल रहता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल इन्वायरमेंट? इसमें से कौन सी चीज ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल इन्वायरमेंट का हिस्सा नहीं है? ए फाइनेंशियल रिसोर्सेस, बी टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस, सी डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर या डी वैल्यू सिस्टम। इनमें से कौन सी चीज ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं है? फाइनेंशियल रिसोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर और वैल्यू सिस्टम। यस, सो द करेक्ट आंसर इज सी। बाकी तीनों है भाई। फाइनेंशियल रिसोर्सेस मतलब कंपनी के पास पैसा कितना है, उसके पास एसेट्स कितने हैं, एसेट, ठीक है। तो उसके पास पैसा कितना है, दूसरे एसेट कितने हैं, शेयर्स वगैरह कितने क्या हैं, ये सारी चीजें। पैसा, एसेट, शेयर, चीजें, ये सब आ गया। टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस का मतलब उसके पास, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस मतलब कितने हैं का मतलब कंप्यूटर हो गया, मशीनें हो गई, सारी मशीनरी हो गई, एपरेटस हो गए, इक्विपमेंट हो गए, है ना, इंटरनेट हो गया, ये सारी चीजें आ गई। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर का मतलब, वैल्यू सिस्टम का मतलब होता है वो क्या वैल्यू सिस्टम है उनका, पूरी कंपनी का
काम करने का क्या वैल्यू सिस्टम है, सब लोग ढंग से काम करते हैं टीम स्पिरिट के साथ, मिलजुल कर, या टाइमली मैनर में जो टारगेट रहता है उसको पूरा करना है, गोल्स को टाइमली मैनर में अचीव करना है, ये सब वैल्यूज है। तो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर है, ये इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर है। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर जो है वो एक्सटर्नल। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं या उस सोसाइटी में या जहां पर भी ये ऑर्गेनाइजेशन है, उस कंट्री भी हो सकती है, पूरी कंट्री भी हो सकती है, कि उस कंट्री के संदर्भ में या उस सोसाइटी या स्टेट के संदर्भ में डेमोग्राफी वहां की कैसी है, कितने लोग गरीब हैं, अमीर हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, वहां लोगों के क्या इंटरेस्ट है, क्या रुचियां हैं, किस तरह से वो लोग खरीदी करते हैं, उनका इनकम क्या है, ये सब चीजें डेमोग्राफी में। तो ये एक्सटर्नल है, इसमें कंपनी क्या करेगी, इसमें कंपनी कुछ भी नहीं कर सकती। आगे, which of the following is not a part of policy framework for entrepreneurship as per national policy on skill development and entrepreneurship 2050? आपको ये बताना है कि इनमें जो 4 पार्ट यहां दिए हुए हैं या 4 हिस्से यहां दिए हैं, इनमें से जो एंटरप्रेन्योरशिप का पॉलिसी फ्रेमवर्क दिया हुआ है उसमें कौन सी चीज शामिल नहीं है, और वो काय में दिया है, हमारी जो पॉलिसी है 2015 में बनी हुई नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो 2015 की पॉलिसी है, कौन सी, नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015, इसमें एक पॉलिसी फ्रेमवर्क दिया हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए। 2015 में बनी हुई नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बताया गया है देश में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट और इनकरेज करने के लिए। उसमें कई पॉइंट्स दिए हैं कि हम अपनी कंट्री में एंटरप्रेन्योर कल्चर को और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे और हमें उठाना चाहिए, ये पॉलिसी फ्रेमवर्क। और उसमें बताया कि कोई भी पॉलिसी बनेगी जो स्किल डेवलपमेंट के लिए बन रही है तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखकर ही बनेगी। उनमें कौन सा पॉइंट शामिल नहीं है ये बताना है। प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन, इंप्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंप्रूव एक्सेस टू फाइनेंस और ग्लोबल पार्टनरशिप्स। इंप्रूव एक्सेस टू फाइनेंस, आप लोग इंप्रूव एक्सेस टू फाइनेंस बता रहे हैं, और बाकी लोग ये आपको बताना है बेसिकली। कुछ लोग ए बता रहे हैं, दैट इज प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन, मे बी डी ग्लोबल पार्टनरशिप, माइट बी डी, ओके देख लो और एक बार विचार कर लो आप लोग। ये मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया है, नोट्स में भी दिया हुआ है, माइट बी डी, ए, सारे तरह के ऑप्शंस आ गए। 2 पॉलिसी फ्रेमवर्क है बेटा, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क स्किल डेवलपमेंट के लिए है और एक पॉलिसी फ्रेमवर्क एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है। दोनों में क्या क्या बातें हैं ये आपको पता होना ही चाहिए। जो स्किल डेवलपमेंट के लिए बना हुआ है उसमें 11 पॉइंट है। स्किल डेवलपमेंट के लिए जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, पॉलिसी फ्रेमवर्क जो स्किल डेवलपमेंट के लिए बना है उसमें 11 पॉइंट है, और आपके एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो पॉलिसी फ्रेमवर्क बना है उसमें 9 पॉइंट है। ठीक है, एक ही बंदे ने अभी तक सही आंसर दिया है। और वो है शुभम। बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो ग्लोबल पार्टनरशिप है, ये एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में ग्लोबल पार्टनरशिप पे क्या करेंगे, ये नहीं है इसमें, ये स्किल डेवलपमेंट में। बाकी 3 है। प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग विमेन, यस, बिकॉज विमेन आर दी लेस प्रिविलेज्ड और लेस जिसको कहेंगे कि कम मेन स्ट्रीम से दूर वाली एक कम्युनिटी है, लेस प्रिविलेज्ड है,
और विमेन को भी एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जोड़ना चाहिए ताकि एंटरप्रेन्योरशिप और विमेन इमेंसिपेशन हैंड इन हैंड आगे बढ़ सके। तो ये उसमें है, और क्योंकि महिलाएं घर से बहुत सारे उद्योग वगैरह कर चुके हैं। अरे डीप का है, ये कौन सा डीप है, ये तो सिंपल पॉइंट है भाई। पॉलिसी में यही तो पढ़ने की चीज है, और पॉलिसी में पढ़ने की चीज है क्या? पॉलिसी में और पढ़ने की चीज क्या है इसके अलावा? ये फ्रेमवर्क में तो मेन चीज है उसमें, और उसमें है ही क्या इसके अलावा? इम्प्रूव ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये तो भाई कंपलसरी है क्योंकि हमारे बिजनेस के मार्ग में बाधाएं या ऑब्स्टिकल्स ज्यादा है। इम्प्रूव एक्सेस, ये भी जरूरी है भाई। फाइनेंस ही नहीं मिलेगा, लोन ही नहीं मिलेगा, तो लोग के पास आइडिया भी होगा तो बिजनेस करेगा कहां से? बिजनेस करने के लिए चाहिए पूंजी, कैपिटल, पैसा। आपके पास आइडिया है, आपके अंदर जील है, रिस्क टेकिंग एटीट्यूड है, सब कुछ है आपके पास। विचार भी है, आइडिया भी है, जोश भी है, उत्साह भी है, रिस्क भी लेना चाहते हो, पर पैसों नहीं होगा तो कहां से करेंगे? तो पैसा कहां से मिलेगा? जब लोन मिल जाएगा कम ब्याज पे। तो इम्प्रूव एक्सेस टू फाइनेंस, ये भी जरूरी है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हमारे कोई बिजनेस करना चाहता है तो 17 तो उससे कागज बनवाएंगे कि यहाँ से लाइसेंस निकाल के लाओ, वहां से फलाना लेके आओ, यहाँ से एनओसी करवाओ, यहाँ से गुमाश्ता बनवाओ, यहाँ से फलाना बनवाओ, इससे लाइसेंस लो, इससे क्लियरेंस लो। व्यक्ति का आधा मनोबल वही तोड़ देते हैं कि अरे इतने से तो अच्छा है कि नौकरी करो। तो इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कोई करना चाहे तो उसको इतने पचड़े में मत पाओ पेपर वर्क में। मतलब अनावश्यक रूप से अननेसेसरी पेपर वर्क करवाने से क्या होता है कि इंसान फालतू सोचता है में बड़े लफड़े हैं, यहाँ पैसे दो, वहां रिश्वत दो, यहाँ कमीशन दो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए। एक आध दो कागज बनवाओ ठीक है, लेकिन दुनिया भर के नहीं। और विमेन में भी प्रमोट करना चाहिए भी ठीक है। ग्लोबल पार्टनरशिप का इसमें कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये उसके पॉलिसी फ्रेमवर्क में नहीं है। और आप जो बोल रहे हो एक्चुअली क्या है कि ये तो उसमें पढ़ने की चीज तो यही है खास, और उसमें है क्या पॉलिसी में? अगला उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा पॉलिसी। विच ऑफ द 11 और 9, ये पॉइंट आपको 20 पॉइंट याद करना है, उसमें क्या है वो तो आप कॉमन सेंस से भी याद कर दोगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस भिड़ाते तब भी हो जाता है। Fill in the blanks fund in a which fund has been set up by government of India with the objective of encouraging skill development in the country. स्किल डेवलपमेंट को इंकरेज करने के लिए कौन सा फंड बना हुआ है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड, ये फर्म लिख गया, ये फंड है नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग फंड, नेशनल फंड फॉर स्किल डेवलपमेंट और स्किल एनहांसमेंट, और नन। कौन सा फंड बनाया गया है स्किल डेवलपमेंट को इंकरेज करने के लिए? कौन सा फंड बना है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग फंड, नेशनल फंड फॉर स्किल एनहांसमेंट, और नन? NSDF, yes, that is A, नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड। कोई को पैसे देना हो तो इसमें दे भी सकता है, चैरिटी। और वैसे भी इसमें CSR वगैरह के पैसे भी आते हैं, क्योंकि इसी के तहत CSR में भी स्किल डेवलपमेंट के लिए फंड को थोड़ा सा मतलब कंट्रीब्यूशन को अब कंपलसरी बना दिया है सरकार ने। तो अगर कोई कंपनीज है तो उनको अपने CSR का एक सर्टेन अमाउंट जो है वो स्किल डेवलपमेंट के लिए देना पड़ता है, तो वो सारा फंड कहाँ में डालते हैं? इसमें। और अगर कोई पैसे वैसे ही अपने मन से देना चाहे कि भाई देश की हालत खराब है, हम लोग देना चाहते हैं पैसे ताकि स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम चलाए जा सके, मतलब हमारे आपके जैसे लोग नहीं, ये तो जो बड़े बड़े जैसे बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स ने दिए, कोई बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप या बड़ा मतलब कोई बहुत ऐसा कोई बिजनेस टाइकून हो जिसके पास पैसा हो देना चाहे तो कंट्रीब्यूट कर सकता है। अब ये सारा फंड अगर कॉमन रख लिया जाएगा तो वो इधर उधर यूज हो जाएगा, स्किल डेवलपमेंट पे यूज ही नहीं हो पाएगा, दूसरी चीजों में यूज हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने इसको एक डेडिकेटेड फंड बना दो, जो भी पैसा स्किल डेवलपमेंट के लिए आए, किसी भी जगह से आए, चाहे CSR से आए, चाहे कोई किसी के कंट्रीब्यूशन से आए, चाहे सेस भी लगाते हैं, आप लोगों ने सेस सुना होगा, कोई पर्टिकुलर सेस लगा दिया जाए, उससे पैसा आए तो उसको इसमें डालें ताकि वो डेडिकेटेडली स्किल डेवलपमेंट के लिए यूज हो सके। ओके, तो इसलिए NSDF को बनाया गया। ओके, तो आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। अब कल का सेशन आपका रहेगा MPGK का, और परसों मतलब मंडे आएगा आपको, तब मंडे में वापस में हम लोग स्किल डेवलपमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लगातार इनको सॉल्व करते रहिए, मेरे साथ आप लोग लगातार बने रहिए, बहुत सारा सब्जेक्ट आपका यहीं पे प्रिपेयर हो जाएगा, और लगातार ये MCQ सॉल्व करने से आपको थोड़ा सा समझ में भी आएगा क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। क्लियर है?
तो आज के सेशन को यहाँ खत्म करते हैं। अब अगली बार मिलेंगे तब एमपीजी के, और फिर उसकी अगली बार वापस स्किल डेवलपमेंट के क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।